बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बायोलॉजी शॉर्ट क्वेश्चन सीरीज में खुशामदीद। डियर स्टूडेंट्स, इस सीरीज में हम हर टॉपिक में से देखेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस बोर्ड के एग्जाम में आ सकते हैं। तो हम आगाज करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ अ जनरलाइज्ड सेल से। तो इस टॉपिक में से पहला इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज सेल फ्रैक्शनेशन टेक्निक। ये आजाद जम्मू कश्मीर के बोर्ड 2015 और 2019 के पेपर में आ चुका है, मुल्तान बोर्ड 2018 के पेपर में और बहावलपुर बोर्ड 2019 के पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आ चुका है। तो इस तरह आपको पता चल गया होगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। बेटे, जब भी हम किसी भी सेल के डिफरेंट कंपोनेंट्स को स्टडी करना चाहें तो उसके लिए जरूरी है कि सेल के उन कंपोनेंट्स को एक दूसरे से सेपरेट किया जा सके। तो वो प्रोसेस जिसके जरिए सेल के डिफरेंट कंपोनेंट्स को एक दूसरे से सेपरेट किया जाता है, उस प्रोसेस का नाम है सेल फ्रैक्शनेशन। So it is a process of separation of cell components on the basis of their size and molecular weight is called cell fractionation. इसका प्रोसेस क्या है कि सबसे पहले हम उन टिश्यू सेल्स को होमोजेनाइज करते हैं, उनको डिसरप्ट करते हैं और फिर उन डिसरप्टेड सेल्स को सेंट्रीफ्यूज मशीन में डालकर स्पिन करते हैं। उस स्पिनिंग से डिफरेंट कंपोनेंट्स अपने अपने साइज और मोलेक्युलर वेट के एतबार से एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। इसी क्वेश्चन को एक और एंगल में भी पूछा जाता है, जैसा कि लाहौर बोर्ड 2013 और मीरपुर बोर्ड 2014-2015 में पूछा गया था, हाउ डू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेल गेट सेपरेटेड, कि सेल के डिफरेंट कंपोनेंट्स को कैसे सेपरेट किया जाता है। तो उसका आंसर भी आपने ऐसे ही लिखना है कि उनको सेल फ्रैक्शनेशन प्रोसेस के जरिए एक दूसरे से सेपरेट किया जाता है। कि सबसे पहले होमोजेनाइज करना है, फिर उस होमोजेनाइज्ड और डिसरप्टेड सेल्स को सेंट्रीफ्यूज मशीन में डालकर स्पिन करना है। तो इस तरह सेल फ्रैक्शनेशन के साथ एक और टर्म सेंट्रीफ्यूगेशन का भी आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगेशन? It is the spinning of homogenized or disrupted tissue in a special machine called centrifuge machine। यानी इस सेंट्रीफ्यूज मशीन में डालकर उसकी जो स्पिनिंग की जाती है, इसको सेंट्रीफ्यूगेशन भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, What do you know about the basic components of eukaryotic cells? यूकैरियोटिक सेल के बेसिक कंपोनेंट्स क्या हैं? यह क्वेश्चन मुल्तान बोर्ड 2018 में आया था। A cell consists of following basic components. Number 1, plasma membrane. Number 2, cytoplasm. Number 3, nucleus. These are three basic components of a eukaryotic cell. ये देखें, आपको न्यूक्लियस नजर आ रहा है, साइटोप्लाज्म और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हम आगाज करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज आउटर मोस्ट लेयर इन एनिमल सेल्स। एनिमल सेल्स की जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है उसको आउटर मोस्ट कहते हैं। ये याद रहे, एनिमल सेल्स की सबसे बाहर वाली लेयर, जबकि प्लांट, बैक्टीरिया और फंजाई में इसके गिर्द सेल वॉल भी होती है। ये डायग्राम में देखें कि यहां पर इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर आपको सेल वॉल भी नजर आ रही है। सो इट इज आउटर मोस्ट बाउंड्री इन एनिमल सेल्स, जबकि प्लांट, फंजाई और बैक्टीरिया में इसके गिर्द सेल वॉल भी होती है। सेकंड कंपोनेंट इज साइटोप्लाज्म। इट इज सेमी ट्रांसपेरेंट फ्लूइड बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। कि ये सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के दरमियान ये जितना भी सेमी ट्रांसपेरेंट फ्लूइड है, इसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। और थर्ड कंपोनेंट न्यूक्लियस, ये वो ऑर्गेनेली है जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है। तो ये अच्छे तरीके से ज़हन-नशीं कर ले इन तीनों कंपोनेंट्स को। अब हम देखते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में से कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। पहला इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो रावलपिंडी बोर्ड, भावलपुर बोर्ड और डेरा गाजी खां बोर्ड में आ चुका है, व्हाट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, गिव इट्स कंपोजिशन। डियर स्टूडेंट्स, इस शॉर्ट क्वेश्चन के दो हिस्से हैं। पहले हिस्से में आपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिफाइन करना है, दूसरे हिस्से में आपने उसकी कंपोजिशन बतानी है। सो आप पहले देख चुके हो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ एनिमल सेल्स। एनिमल सेल्स की सबसे बाहर वाली बाउंड्री प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जबकि बैक्टीरिया, फंजाई और प्लांट में इसके गिर्द सेल वॉल भी होती है।
ये आपको दोनों डायग्राम्स में नजर भी आ रहा है। अब हम देखते हैं इसकी कंपोजिशन। Plasma membrane is chemically composed of protein, lipid and small amount of carbohydrates. तो ये परसेंटेजेस आपको अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए, ये एमसीक्यूज में भी पूछी जा सकती हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन 60 to 80%, लिपिड 20 to 40% पाए जाते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको अच्छे तरीके से याद कर लें। अगला शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। डिफाइन फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ये क्वेश्चन भी डेरा गाजी खां बोर्ड में 2 मरतबा आ चुका है, लाहौर बोर्ड में भी 2 मरतबा आ चुका है और इवन गुजरांवाला बोर्ड में भी आ चुका है। तो इट मींस इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, इसको समझने से पहले मैं आपको बताता चलूं बेटे कि सेल मेम्ब्रेन की यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर के एतबार से 2 मॉडल है, एक यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल और एक फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इन दोनों को समझना आपके लिए इंतहाई जरूरी है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या है? ये सिंगर और निकोलसन ने प्रपोज किया था। इस मॉडल के मुताबिक सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ लिपिड बाइलेयर। पहली चीज कि ये किससे मिलकर बनी होती है? लिपिड बाइलेयर से, इन विच प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर एम्बेडेड इन अ मोज़ेक मैनर, जिसके अंदर प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स मोज़ेक मैनर में धन से हुए होते हैं। इस डायग्राम को गौर से देखो, ये आपको लिपिड की बाइलेयर नजर आ रही है। देखो लिपिड बाइलेयर, ये जो येलो 2 लेयर्स हैं, दीज आर एक्चुअली 2 लेयर्स ऑफ लिपिड। ये लिपिड की 2 लेयर्स हैं और इनके अंदर देखो ये प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स एम्बेडेड हैं। सो दिस इज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इससे पहले एक और मॉडल भी पेश किया गया था। तो इस तरीके से बाजुकात यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल और फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का कंपैरिजन भी पूछा जाता है या अलग अलग से इनकी डेफिनेशन भी पूछी जाती है। तो दोनों तरीकों से ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के साथ इससे पहले जो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल दिया गया था उसको भी हम देखते हैं। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, cell membrane is composed of lipid bilayer sandwiched between two protein layer। इस डायग्राम को देखिए कि ये दरमियान में लिपिड की 2 लेयर्स हैं और इनको दोनों तरफ से ग्लोबुलर प्रोटीन्स ने आउटर साइड से भी और इनर साइड से भी मुकम्मल तौर पर सैंडविच किया हुआ है। ये यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल था, जिसको बाद में सिंगर और निकोलसन ने मॉडिफाई किया कि यह मॉडल दुरुस्त नहीं है, बल्कि प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स रैंडमली मोज़ेक मैनर में एम्बेडेड होते हैं, मुकम्मल तौर पर सैंडविच उन्होंने नहीं किया होता। तो ये दोनों मॉडल आपको अच्छे तरीके से ज़हन में रहने चाहिए। अब देखें अगला क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन फेगोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस। ये दोनों याद रहे एंडोसाइटोसिस की डिफरेंट टाइप्स है। तो पहले हम देखते हैं फेगोसाइटोसिस। इफ द सॉलिड पार्टिकल्स are taken in the cell, such process or movement is known as phagocytosis। कि अगर एंडोसाइटोसिस के दौरान सॉलिड पार्टिकल्स सेल के अंदर इनगल्फ किया जा रहा है तो उस अमल को फेगोसाइटोसिस कहते हैं। और अगर सॉलिड की बजाय लिक्विड मटेरियल को इंजेस्ट किया जा रहा है तो फिर उसे पाइनोसाइटोसिस कहते हैं। यानी फेगोसाइटोसिस में सॉलिड मटेरियल, ये फर्क ज़हन में रखना है कि सॉलिड पार्टिकल्स की इंजेक्शन को फेगोसाइटोसिस और लिक्विड मटेरियल की इंजेक्शन को पाइनोसाइटोसिस कहते हैं। ये डायग्राम देखें, ये पाइनोसाइटोसिस देखो कि इसके अंदर लिक्विड को सेल के अंदर इंजेस्ट किया जा रहा है, जबकि यहां पर सॉलिड सब्सटेंस को सेल के अंदर इनगल्फ किया जा रहा है। तो ये डिफरेंस आपको अच्छे तरीके से ज़हन में रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेल मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, जस्टिफाई इट। मुल्तान बोर्ड 2016 में क्वेश्चन आया। आपने कई मर्तबा सुना होगा कि सेल मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, डिफरेंशियली परमिएबल होती है, सेमी परमिएबल होती है। तो उन्होंने पूछा इसको सिलेक्टिवली परमिएबल क्यों कहते हैं, अब जस्टिफाई करें। करते हैं जी। सेल मेम्ब्रेन acts as a selectively permeable membrane between cells internal and external environment। इन सेल के अंदर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो कुछ होता है और उसके बाहर जो कुछ होता है, उसके दरमियान
वो सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, सिलेक्टिव बैरियर का काम करती है, यानी कुछ सब्सटेंसेस को अपने अंदर से गुजरने देती है और कुछ सब्सटेंसेस को अपने अंदर से गुजरने नहीं देती। इट परमिट्स सिलेक्टिव सब्सटेंसेस टू पास थ्रू इट, यानी चंद मुंतखब करदा सब्सटेंसेस को अपने अंदर से गुजरने देती है और बाकियों को नहीं गुजरने देती। क्योंकि ये सिलेक्टिव सब्सटेंसेस को अपने अंदर से गुजरने की परमिशन देती है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। यहां तक तो आपका आंसर तकरीबन मुकम्मल हो गया, लेकिन फर्दर आपको यह भी पता होना चाहिए कि कौन कौन से सब्सटेंस को गुजरने की इजाजत देती है और किसको नहीं देती। लिपिड सॉल्युबल क्रॉस इट मोर इजीली देन अदर्स, कि सबसे आसानी से जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में से सब्सटेंस गुजर सकते हैं, दोज आर लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस। उनके अलावा जो स्मॉल गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं, वाटर, ग्लूकोज एटसेट्रा, वो चूंकि न्यूट्रल होते हैं, वो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में से आसानी से गुजर सकते हैं, जबकि जो आयंस, चार्जेड पार्टिकल्स होते हैं, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में से आसानी से गुजर नहीं सकते। तो ये ज़हन में रहे, लिपिड सॉल्युबल आसानी से गुजर सकते हैं, न्यूट्रल भी गुजर सकते हैं, चार्ज्ड पार्टिकल्स आसानी से नहीं गुजर सकते, उन्हें डिफिकल्टी का सामना करना पड़ता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम सेल वॉल से देखते हैं। सेल वॉल में पहला इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल वॉल। प्राइमरी और सेकेंडरी सेल वॉल में क्या फर्क है? बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, गुजरांवाला बोर्ड में 2 मरतबा आ चुका है, लाहौर बोर्ड 2017 और फैसलाबाद बोर्ड 2015 में भी आ चुका है ये क्वेश्चन। प्राइमरी सेल वॉल पहले देखते हैं। प्राइमरी सेल वॉल इज आल्सो नोन एज ट्रू वॉल। ये एमसीक्यूज भी पूछा जा सकता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू वॉल। तो कौन सी ट्रू वॉल होती है प्लांट सेल वॉल में? प्राइमरी सेल वॉल इज ट्रू वॉल। It develops in newly growing plant cells around cell membrane. सेल मेम्ब्रेन के गिर्द जो ही नया प्लांट सेल बनता है, उसके गिर्द ये भी डेवलप हो जाती है। और it is chemically composed of cellulose and some deposition of pectin and hemicellulose. ये ज़हन में रहे, सेलुलोज, पेक्टिन और हेमीसेलुलोज, ये 3 कंपोनेंट्स मिलकर सेल प्राइमरी सेल वॉल बनाते हैं। उसके बाद सेकेंडरी सेल वॉल, इट इज फॉर्म्ड ऑन इनर सरफेस ऑफ प्राइमरी सेल वॉल, यानी पहले प्राइमरी सेल वॉल बनती है, फिर बाद में उसके अंदर वाली साइड पर सेकेंडरी सेल वॉल बनती है। और ये प्राइमरी सेल वॉल की निस्बत कंपैरेटिवली थिक और रिजिड होती है। इसकी कंपोजिशन क्या है? इट इज केमिकली कंपोज्ड ऑफ इनऑर्गेनिक सॉर्स, सिलिका, वैक्सेस, क्यूटिन एंड लिग्निन। सेकेंडरी वॉल अलग से भी पूछा जाता है, गिव इट्स केमिकल कंपोजिशन। तो ये आपको अच्छे तरीके से याद होना चाहिए, इनऑर्गेनिक सॉर्स, सिलिका, वैक्सेस, क्यूटिन एंड लिग्निन। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर केमिकल डिफरेंसेस अमंग प्लांट, फंगल एंड बैक्टीरियल सेल वॉल। कि इनमें फर्क क्या है बैक्टीरिया की सेल वॉल में, फंजाई की सेल वॉल में और प्लांट की सेल वॉल में? तो ये टेबल अच्छे तरीके से ध्यान में रखो। इन तीनों को डिफरेंशिएट किया गया है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल वॉल है उसमें सेलुलोज नहीं होता, बल्कि उसके अंदर स्ट्रेंथनिंग मटेरियल पेप्टाइडोग्लाइकन या म्यूरिन होता है, जबकि प्लांट सेल वॉल का मेजर कंपोनेंट सेलुलोज है। इसी तरीके से फंजाई सेल वॉल के अंदर स्ट्रेंथनिंग मटेरियल काइटिन है। तो ये डिफरेंट सब्सटेंसेस आपको अच्छे तरीके से याद होने चाहिए। फंजाई की सेल वॉल में काइटिन, प्लांट्स की सेल वॉल में सेलुलोज और प्रोकैरियोट्स की सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकन या म्यूरिन। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सेल वॉल। यह क्वेश्चन भी मीरपुर बोर्ड 2017 और भावलपुर बोर्ड 2018 में आ चुका है। सेल वॉल के डिफरेंट फंक्शंस क्या है हम देखते हैं जी। पहला इंपॉर्टेंट फंक्शन है शेप एंड रिजिडिटी। सेल वॉल provides a definite shape to the cell and keeps it rigid। कि सेल वॉल सेल को एक खास शेप देता है और उसे रिजिड रखता है। दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन प्रोटेक्शन। सेल वॉल
protects the cell from osmotic lysis. Osmotic lysis तब होता है जब बहुत सारा पानी सेल के अंदर दाखिल हो जाता है, यानी जब सेल को किसी भी हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में रखें तो सेल के अंदर पानी एंटर होता है, और अगर जब एनिमल सेल को आप हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में रखें तो वो बस्ट कर जाता है, उसकी ऑस्मोटिक लाइसिस हो जाती है। तो इस ऑस्मोटिक लाइसिस से प्लांट सेल को बचाने के लिए उसके गिर्द सेल वॉल होती है जो उसको ऑस्मोटिक लाइसिस से प्रोटेक्ट करती है। उसके अलावा सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ, इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ टू द इंडिविजुअल सेल एंड टू द प्लांट एज ए होल, कि ये इंडिविजुअल सेल को सपोर्ट और स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करती है सेल वॉल, और एज ए होल पूरे प्लांट को भी स्ट्रेंथ और सपोर्ट प्रोवाइड करती है। उसके अलावा परमेबिलिटी, इट डज नॉट एक्ट एज ए बैरियर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह सेल वॉल बैरियर के तौर पे काम नहीं करती, उसके अंदर से सब्सटेंस इजीली क्रॉस कर जाते हैं, यानी ये सिलेक्टिवली, डिफरेंशियली या सेमी परमिएबल नहीं है, इट डज नॉट एक्ट एज ए बैरियर। तो यहां तक आपको क्वेश्चन याद कर लेने चाहिए, उसके बाद मैं इंशाल्लाह अगले टॉपिक्स के भी क्वेश्चन आपको सेंड कर देता हूं। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।